आज इस उत्तराखंड राज्य में जैसा पूर्व की वक्ताओं ने कहा कि ये उत्तराखंड राज्य कोई खैरात में मिला हुआ राज्य नहीं है। यह उत्तराखंड राज्य कटोरे में देकर मिला हुआ राज्य नहीं है। ये राज्य शहादत की बदौलत मिला है। इस राज्य के लोगों ने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए लाठियां खाई है। यहां के लोगों ने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए गोलियां खाई है। यहां के लोगों ने इस राज्य को प्राप्त करने के लिए शहादतें दी है। आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा। आज हम खुद शर्मिंदा हैं। यह दुर्भाग्य है हम सबका कि आज हम उन शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए जिनकी बदौलत हमें आज ये राज्य मिला है। आज आंखें नम हो जाती है कि जिन शहीदों ने इस राज्य को बनाया, जिन शहीदों ने हंसते हंसते गोलियां खाई, जो शहीद यहां पर इस राज्य के लिए कुर्बान हो गए, आज हम उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। ये हम सबका दुर्भाग्य है। आज ये लड़ाई केवल चुनाव की लड़ाई नहीं है। आज ये लड़ाई इस राज्य के अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है। आज जिस प्रकार से इस उत्तराखंड में हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारे लोगों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, आज गरीब को गरीब और अमीर अमीर बनता जा रहा है। आज जो कहा जाता है कि ये संविधान से चलने वाला देश है, इस देश में ये संविधान ये कहता है कि इस अमीरी और गरीबी की खाई को पाटा जा सके, इसलिए यहाँ अनेकों लोगों को, अनेकों नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज संविधान से चलने वाला देश, ये इस देश का ये प्रदेश अलग राह पर चल रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज देहरादून के सचिवालय से बनने वाली नीतियां, मैं समझता हूं कि वो सचिवालय के इर्द गिर्द ही घूमती है। सचिवालय के बाहर फाइल लेकर खड़े भ्रष्टाचारी, फाइल लेकर खड़े जो दलाल रहते हैं, ये नीतियां उनके इर्द गिर्द घूमती है। आज इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज मैं कहना चाहूंगा कि हम इस उत्तराखंड की पीड़ा को लेकर इस प्रदेश के वो आंदोलनकारी जिन्होंने अभी कहा कि उन्हें दर्द होता है कि ये राज्य किस दिशा की ओर जाता है, ये किस दिशा की ओर जा रहा है, आज कहीं ना कहीं हम नौजवानों के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ चुकी है कि हम कैसे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएं। आज मैं प्रदेश की बात करूं, अपने संघर्षों की बात करूं, तो आप किसी से नहीं छुपी है। हम भी एक गरीब परिवार से उठे हुए बालक हैं। हमने वो सब देखा है जो जो समस्याएं इस पहाड़ के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर हैं। हम भी कोई अमीर घर से या कोई ऐसे घर से नहीं है कि जिनके पारिवारिक का राजनीतिक इतिहास रहा हो। हम भी आप लोगों में से हैं, उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्कूल पढ़ने के साथ साथ गाय बकरी चुगाई है। हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने स्कूल जाते हुए स्कूलों के छुट्टियों के दिन खेतों में काम किया है। और मैं वही बात पर आ रहा हूं। आज पछवादून की बात कर लूं, आज इस सेलाकुई सहसपुर की अगर बात कर लूं, तो यहां भी भले ही हमारी सरकारों ने शेड्यूल की स्थापना करके यहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी हो, पर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उन कंपनियों के अंदर या उन फैक्ट्रियों के अंदर जिस प्रकार से कागजों में लिख दिया गया है कि यहाँ के युवाओं को, इस उत्तराखंड के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज इन फैक्ट्रियों और इन कंपनियों के अंदर हमारे स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है?
मैं ये बात जनता से पूछना चाहता हूं। इस पर सब मौन हो जाएंगे। ये कागजी कार्रवाई जरूर है, पर धरातल पर कुछ और चल रहा है। आज हमारी ये लड़ाई होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस अवधारणा को लेकर, जिस परिकल्पना को लेकर इस उत्तराखंड का गठन किया गया था, आज वो दूर दूर तक नहीं दिखता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कहीं फैक्ट्री और कंपनी में हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, तो हमारा संविधान कहता है कि उन्हें वहां पर न्यूनतम जो वेतन है, उनका जो मेहनताना है, वो मिलना चाहिए। पर आज दुख होता है, 12-12 घंटे काम करवा के हमारे नौजवानों को छला जा रहा है। 12-12 घंटे उनसे काम लेकर उन्हें 7-8 हजार रुपए सैलरी पकड़ा दी जा रही है। वो भी इस महंगाई के दौर में, जब 200 रुपए के तो मात्र 1 लीटर तेल आता है, जब 1200 रुपए का एक सिलेंडर आता है। इस महंगाई के दौर में हमारे उन नौजवानों का शोषण इन फैक्ट्रियों और कंपनियों के अंदर किया जा रहा है। हम विशेष रूप से जिस प्रकार से रोजगार के लिए, सरकारी भर्तियों के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्रियों और कंपनियों में जिस प्रकार से हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, उस लड़ाई को लड़ने का हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर जो शांतवादियों का प्रदेश था, जिस प्रदेश के अंदर कई प्राकृतिक सुंदरताएं हैं, जो प्रदेश अपनी प्राकृतिक पहचान एक अलग बनाता है, उस प्रदेश के अंदर आप लोगों ने आसपास के बड़े बड़े शहरों का कूड़ा इकट्ठा करके शीशमबाड़ा में एक बड़ा कूड़ादान बना दिया है। आज उसमें मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शीशमबाड़ा के कूड़ादान से प्रभावित होकर यहाँ के स्थानीय लोगों में जिस प्रकार से एक बड़ी खतरनाक बीमारी, कैंसर बीमारी जो फैल रही है, उसकी चपेट में हमारे कई परिवार आ रहे हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत प्रयास करे, मुझे ये मालूम है, आप लोगों ने आंदोलन किया, आप लोगों ने संघर्ष किया कि इस कूड़ेदान को यहां से हटाया जाए, परंतु सुनेगा कौन? आज जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है या जिन लोगों को हम चुनकर भेज रहे हैं, वो लोग हमारी बात को नहीं सुनने वाले। वो लोग केवल और केवल हमारा जो प्रयोग है वोट के लिए करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो दशाएं हैं, जो स्थितियां यहाँ के सरकारी अस्पतालों की है, यहाँ जो सरकारी स्कूलों की है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम और आप लोग, मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या उन्हीं नेताओं या उन्हीं ठेकेदारों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, या उन्हीं नेताओं और उन्हीं ठेकेदारों के बच्चों को या उन्हीं बड़े अधिकारियों के बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, या कभी हमारे और आपके बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ले पाएंगे? आज सवाल यह है। मैं यहाँ के लोगों को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो ये संकल्प लिया है, ये पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, इस उत्तराखंड को बेहतर प्रदेश बनाने के लिए संकल्प लिया है। पछुआ दून तो हमारा अपना घर है। इस घर के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जानी है, उन लड़ाइयों को आप लोगों के साथ मिलकर लड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को भली भांति भी जानता हूं कि हम खुद ग्रामीण परिवेश से आए हैं। हम ग्रामीण परिवेश में पले पड़े हैं और बड़े हुए हैं। हमारी 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा भी ग्रामीण परिवेश में हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं भली भांति जानता हूं कि ग्रामीण परिवेश में क्या चुनौतियां रहती है। ग्रामीण परिवेश में सारा जो आर्थिक का जो हमारा संसाधन है, वो या तो पशुपालन है या कृषि है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उस पशुपालन और कृषि के लिए सरकार ने क्या रोड मैप बनाया है। आज अगर कोई किसान गेहूं की पैदावार कर रहा है, कोई किसान चावल की पैदावार कर रहा है, या कोई पशुपालक अपनी गाय भैंस पालकर
दुधारू पशुओं को पालकर वो दूध का उत्पादन कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या उनको उस बाजार में उचित मूल्य हमारी सरकारों द्वारा दिए जा रहे हैं या कोई उचित मूल्य देने की कोई व्यवस्था है? हम आपकी इस मांग को लेकर गंभीरता से, मैं ये बता रहा हूं कि इस मांग को लेकर जो लड़ाई शुरू की जाएगी, क्योंकि आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर हमारे किसानों से, हमारे पशुपालकों से 25 रुपए लीटर दूध तो लिया जाता है, पर वही दूध फिर मार्केट में 70 रुपए के लीटर के रूप में बिकता है। ये हमारा उन किसानों का दुर्भाग्य है जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हम बात पारदर्शिता की करेंगे। हम ये कहते हैं कि जिसका जो हक है, जिसका जो अधिकार है, वो उसे मिले, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में, आपकी समस्या के साथ, इस समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। आज जिस प्रकार से इस क्षेत्र में कृषि करते हुए जो समस्याएं आ रही है, हमने देखा है कि इस सहसपुर, सेलाकुई और आगे हरबटपुर जैसी जगहों पर जहां पर कृषि की जाती है, उन जगहों पर आज अगर पहाड़ों में जंगली सुअरों और बंदरों का आतंक है, तो ये पछुआ दून भी हमारा उससे कहीं पीछे नहीं छूटा है। इस पछुआ दून में सबसे ज्यादा आतंक जंगली सुअर, हाथी और बंदरों का है। क्या सरकार ने इन किसानों के फसल के बचाव के लिए कोई उपाय ढूंढे? क्या इस फसल को बचाने के लिए कोई बजट जारी किया? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें किसानी की जरूरत नहीं है, उन्हें खेती की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ के लोग नहीं है, वो आपकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इन मुद्दों पर वोट की चोट करने की जरूरत है। आज मैं कहना चाहूंगा कि ऊर्जा प्रदेश कहा जाने वाला ये प्रदेश, जिस प्रदेश में सैकड़ों परियोजनाएं हैं, जिस प्रदेश में टिहरी डैम जैसा बड़ा बांध है, आज उस डैम में भी हमने जब आंकड़े इकट्ठे किए, तो जब निकलकर चीजें आई, तो कहीं ना कहीं हमें दिखा कि केवल और केवल इस टिहरी डैम में, जहां हमने अपने सैकड़ों गांव को डुबो दिया, जहां हमारे हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा, जहां हमने अपनी संस्कृति को खो दिया, और आज अगर सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हो रही है तो इस टिहरी डैम के कारण हो रही है। हमने सब कुछ त्याग दिया, पर जब हमने आंकड़े जुटाए, आंकड़े निकाले, तो वो आंकड़े चौंकाने वाले थे। उन आंकड़ों में बताया गया कि उस टर्नओवर में जो वहां कमाई हो रही है, उसमें केवल और केवल 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को दी जा रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये उदाहरण टिहरी डैम को दे रहा हूं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, ये टिहरी डैम नहीं है, ये आपका ढालीपुर, ढकरानी, कुल्हाल वगैरह जितने भी डैम हैं, इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों परियोजनाएं ऐसी चल रही है। आज दिल्ली उत्तराखंड से बिजली खरीद रहा है, पर दिल्ली अपने लोगों को बिजली फ्री दे रहा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले इस प्रदेश में क्या हमारे लोगों को बिजली फ्री नहीं मिल सकती है? क्या हमारे लोगों को पानी फ्री नहीं मिल सकता है? मिल सकता है, पर उसके लिए रोड मैप तैयार हमारे सरकारों के पास नहीं है, हमारी सरकारों के पास विजन नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, जिस लड़ाई में हमारा टिहरी डैम सहित प्रदेश के अंदर कई परियोजनाएं जहां पर बिजली बन रही है, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए, इस उत्तराखंड प्रदेश के नागरिकों के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी दिया जाए। आज भले ही अन्य प्रदेशों में नलकूपों द्वारा हैंडपंप लगाने के बाद पानी उपलब्ध करवाया जा रहा हो, पर हमारे पास तो साक्षात हिमालय है। उस हिमालय से पानी बहकर इस प्रदेश से बाहर निकल जा रहा है, पर हमारी सरकारें हमारे लिए पानी फ्री नहीं दे सकती है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितने दुर्भाग्य की बात है। आज लड़ाई छोटी नहीं रह गई है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आज यहाँ के युवाओं को समझना पड़ेगा।
आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस पछुआ दून में इतनी बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है जहां 8-10 लाख लोग रहते हैं। इस पछुआ दून में इतनी बड़ी आबादी के बाद भी सहसपुर के अंदर अगर कोई सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं है, सरकारी कोई बीटेक कॉलेज नहीं है, तो मैं दुर्भाग्य समझता हूं यहाँ के युवाओं का, यहाँ के नागरिकों का, कि जहां एक और तकनीकी की बात की जा रही है, जहां एक और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कैसे तरक्की करेगा। आज इस बड़े आबादी वाले क्षेत्र में ना तो पॉलिटेक्निक है ना कोई बीटेक कॉलेज है। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों ने हाथ हमारे मजबूत किए, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीटेक कॉलेज और यहाँ अस्पताल का जो उच्चीकरण होना है, उसके लिए आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया जाएगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गौरव सेनानी संगठन के लोग जो तत्पर इस फील्ड में रहकर तप रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं, पर अपना संघर्ष नहीं छोड़ रहे हैं। गौरव सेनानी संगठन ने जो एकजुटता दिखाई है, वो चाहे देहरादून की सड़कों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक हो। आप लंबे समय से आंदोलनरत है। आप लोगों ने कहा कि हमारी जो लंबे समय से चली आ रही मांग है, 1 रैंक 1 पेंशन की जो मांग है, उस मांग को सरकार मान लीजिए। उसके लिए आपने मुख्यमंत्री से समय लिया, उसके लिए आपने वर्तमान भाजपा प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी रानी जी से समय लिया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आपको वहां से भी निराशा हाथ लगी। मैं आप सभी, मेरे तो अभिभावक ही सभी हैं, आप सभी पूर्व सैनिक, गौरव सेनानी संगठन के जितने भी लोग हैं, आप तो हमारे अभिभावक हैं, पर मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी इस लड़ाई में, हम आपके इस लड़ाई में आप लोगों के संघर्ष के साथ खड़े हैं। आप लोगों के साथ मिलकर वो संघर्ष सड़कों पर करना हो या आप लोग मजबूती करके अगर संसद तक भेजते हैं या संसद के अंदर संघर्ष करने की बात हो, कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आज बड़ा दुख होता है कि जब जब वोट बैंक लेना होता है, तब तब सेना की बात की जाती है, तब तब सैनिकों का प्रयोग किया जाता है। पर आज इन सैनिकों से पूछिए जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस देश की सरहदों पर बिता दिया, और आज वही लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं अपनी अस्मिता को लेकर। पर मैं विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के साथ, हम इस मुद्दे के साथ हैं। हमें अगर सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे, और ईश्वर ने मौका दिया तो जरूर संसद के भीतर बड़ी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और आप सभी का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप लंबे समय से पूरे क्षेत्र में, वो चाहे सहसपुर विधानसभा हो, चाहे कैंट विधानसभा हो, मसूरी विधानसभा हो, रायपुर विधानसभा हो, विकासनगर विधानसभा हो या अन्य विधानसभा हो, आप लोगों के साथ जो सक्रिय लोग हैं, सभी अपने क्षेत्र पर, अपने अपने बूथों पर लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सेना पे नाम पे वोट मांगने वाली सरकार, हमारे उन युवाओं का, मैं समझ सकता हूं कि एक जो फौजी का दिल होता है, उसका दिल हमेशा फौजी की तरह रहता है। वो गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत रखता है। सबसे बड़ी बात फौजियों के अंदर ये होती है। और मुझे ये भी पता है कि 90% फौजी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा भी फौजी बने और इस देश की रक्षा करे, इस देश की सरहदों पर जाकर इस देश की रक्षा करे। पर आज जिस प्रकार से हमारी सरकारों ने इस प्रदेश के अंदर, जो सैनिक बहुल्य प्रदेश है, जिस प्रदेश के अंदर हर एक परिवार से कहा जाता है कि एक फौजी और एक शिक्षक होता है, उस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर हमारे युवाओं के सपने को चकनाचूर किया है, मैं उन युवाओं से ये कहना चाहता हूं, उन युवाओं के अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि उस अग्निवीर योजना के विरुद्ध में आज आप लोगों के पास समय है कि आप आकर वोट की चोट करें। आज मैं कहना चाहता हूं कि कई सरकारी कर्मचारी होंगे और यहां पर बैठे हमारे चुनाव आयोग से भी जो टीमें साथ लगी है, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप निरंतर
हमारे साथ बने हुए हैं और डेली बने हुए हैं। आप लोग कर्मचारी हो, आप लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की थी, जब आप लोगों ने दिन देखा ना रात देखी, जब आप लोगों ने 12-12 घंटे और 16-16 घंटे जब पढ़ाई की, तो इस उद्देश्य के साथ आप लोगों ने तैयारी की, पढ़ाई की थी कि कहीं ना कहीं अगर मैं सरकारी नौकरी लग जाता हूं तो मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा और रिटायरमेंट के बाद जब घर आऊंगा तो बुढ़ापे का सारा वो पेंशन लेकर आऊंगा जिससे मैं और मेरा परिवार पल जाएगा। पर आज सरकार ने जिस प्रकार से ओपीएस को खत्म करके एनपीएस इन कर्मचारियों पर थोपा है, तो मैं कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज कर्मचारी और उनके परिवार का समय है। आज आप इस एनपीएस के विरोध में आप और आपका परिवार वोट की चोट करें, तभी बात बन सकती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारक बुलाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके भीड़ बुलाई जा रही है, तो आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को इस जगह पर मजबूत देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो दिल से जुड़े हुए लोग हैं। आज जो चाहते हैं कि बदलाव हो, वो लोग आज सड़कों पर दिख रहे हैं, वो लोग हमारी सभाओं में दिख रहे हैं, वो लोग हमारे समर्थन में दिख रहे हैं। आज भले ही कई लोग जागे नहीं हो, परंतु आप लोगों ने ये पहल कर दी है। मुझे लगता है कि अब ये पहल रुकेगी नहीं और दिन प्रतिदिन ये कारवां बढ़ता जाएगा। हम आज रात को ही 2 बजे प्रताप नगर क्षेत्र टिहरी से रात को पहुंचे हैं और हम लोगों ने जो 4 दिन का दौरा, वो चाहे टिहरी विधानसभा हो, प्रताप नगर विधानसभा हो या पूरा जो उधर का क्षेत्र था, वहां पर जो हमने दौरे किए हैं, कहीं ना कहीं आज जो जनता का रुझान है, आज जो जनता कह रही है, वहां पर हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, वहां पर हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, पर सबकी एक ही बात है कि हम अपने प्रत्याशियों से, जो पार्टियों ने प्रत्याशी थोपे हैं, उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं। हम 90% कार्यकर्ता नाखुश हैं उन प्रत्याशियों से, ये कहना आज उनके कार्यकर्ताओं का है। जब हमने ये सवाल पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा आज देखो, आज जो चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं रह गया है, आज चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है और हमें आम जनता को वो चुनाव जीतना है। क्योंकि मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप लोग इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। जब जब जनता ने एकजुटता दिखाई है, जब जब जनता एकजुट हुई है, तो कितनी भी बड़ी सत्ता रही हो, कितनी भी बड़ी राजशाही रही हो, जनता ने उन सत्ताधीशों का और राजशाही के चूल्हे हिलाने का काम किया है। आज उन राष्ट्रीय दलों के पास कई दिनों से उनके चुनाव सिंबल थे, पर हमें चुनाव सिंबल देरी से मिला और हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को जो चुनाव सिंबल मिला वो एक हीरे के रूप में मिला है। अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस हीरे को कैसे चमकाना है, ये आप लोगों के हाथ में है। मैं कहना चाहूंगा कि इस हीरे को कोहिनूर कैसे बनाना है, ये आप लोगों के हाथ में है। आज अपने बूथ पर, अपने गांव में आप बॉबी पवार को प्रत्याशी मत मानिए, आप अपने बूथ पर खुद को प्रत्याशी मानते हुए वहां पर मेहनत करिए। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार की रणनीति, इस प्रकार का संकल्प हम लोगों ने ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल कोसों दूर पीछे छूट जाएंगे और हम इस उत्तराखंड को जीतेंगे, इस उत्तराखंड के उस सपने के जीतेंगे जो सपने हमारे शहीदों ने सजोए थे। और हम कहीं ना कहीं इस जीत के साथ उन उत्तराखंड के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे जिन्होंने बलिदान देकर इस राज्य को हमें दिया है। आज कहने के लिए बहुत कुछ था या बहुत कुछ हो सकता है, पर मैं समय के अभाव को देखते हुए, हमारा जो दूसरा कार्यक्रम वो देहरादून कैंट विधानसभा में भी है, हमें वहां भी जाना है, पर मैं आप लोगों से आशीर्वाद और समर्थन लेने आया हूं और इस राज्य को बचाने के लिए, यहाँ के नागरिकों को बचाने के लिए, यहाँ के नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने की जो ये लड़ाई है, इसे आप चुनाव मत समझिए, ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाना है ये आप लोगों ने देखना है। आज मैं कहना चाहता हूं कि भारी संख्या में जैसे अब युवा साथी और अभिभावकगण यहाँ पर आए हैं, आप लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, मैं उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।
और ये भी कहना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आज से अपने अपने बूथ पर, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में आप लग जाइए। आप लोगों को प्रचार के माध्यम से नहीं, लोगों को एक आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को लोगों के बीच ले जाइए और कहिए कि ये इस प्रदेश की समस्या है और यहाँ पर इस समस्या का समाधान ये है। तब जाकर हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से हम जनता का जो मन देख रहे हैं, या जो जनता का मन इस बार है, वो कहीं ना कहीं बदलाव का मन है। आज अगर पूरी गंगा घाटी, यमुना घाटी, पूरा जौनपुर, जौनसार से लेकर एकजुट हुआ है, उधर बिलंगना घाटी में जब हम गए तो उधर युवाओं ने ठाना है कि हमने तो बहुत देख लिया पार्टी तंत्र, अब इस बार हमें इस उत्तराखंड को जिताना है। यहाँ के उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। ये वहाँ के युवाओं के वक्तव्य हैं, ये वहाँ के युवाओं के स्टेटमेंट हैं। तो मुझे इन बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता एक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रही है। आप सभी का धन्यवाद करते हुए पुनः उत्तराखंड के सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने इतना प्यार समर्थन दिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।